नमस्कार, दोपहर के 12 बज रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। दोपहर 12 बजे के कोरोना बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तबलीग से जुड़े 1900 विदेशियों पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। विदेश से आए तबलीग के 1900 लोगों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने लुकआउट सर्कुलर जारी करवाया है। लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद इन सभी की जानकारी देश के सभी एयरपोर्ट पर पहुंच गई है, जिसके बाद इनमें से कोई भी देश छोड़कर अब भाग नहीं सकता। तबलीग के इन सभी 1900 लोगों पर पहले से ही साजिश रचने और महामारी फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है 1900, सोचिए इनकी तादाद, सोचिए 1900 तबलीगी जमात के ये सदस्य। दिल्ली पुलिस ने इन पर बड़ी कार्रवाई की है। इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, यानी कि अब तबलीग जमात के ये सदस्य जो अब भी अनट्रेसेबल हैं, जिनके बारे में कुछ नहीं पता है, ये अब देश छोड़कर भाग नहीं पाएंगे। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन विभाग के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने ये लुकआउट सर्कुलर जारी करवाया है। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता आनंद तिवारी जुड़ गए हैं। आनंद, और क्या जानकारी मिल रही है 1900 तबलीगी सदस्यों के खिलाफ लुकआउट नोटिस? जी देखिए, देश भर के ये 1900 तबलीगी जमात के सदस्य हैं जो गैर कानूनी तरीके से भारत आए थे और उसके बाद दिल्ली और दूसरे राज्यों में मरकज में शामिल हुए थे। इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। इमिग्रेशन विभाग की मदद से लुकआउट सर्कुलर जो है वो इनके खिलाफ जारी किया गया है, ताकि किसी भी देश भर के एयरपोर्ट से ये भाग ना पाए। और लगातार इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई है वो अलग अलग एजेंसियां और पुलिस कर रही हैं। उसी मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इमिग्रेशन की मदद से ये लुकआउट सर्कुलर जारी किया, जिसे देश भर के एयरपोर्ट पर सबमिट किया गया है। और वहां पर जो एफआरओ है दिल्ली पुलिस की, वो पैनी नजर बनाए हुए है कि क्वारंटाइन टाइम खत्म होने के बाद ये विदेशी किसी भी तरह से 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होने के बाद किसी भी फ्लाइट के जरिए विदेश न भाग सकें। शुक्रिया आपका आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। 1900 के खिलाफ 1900 तबलीगी जमात के वो सदस्य गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश किए और इन लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। और इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं आपको बता दूं, बीजेपी के सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे हमारे साथ हैं और उनके साथ मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख भी हमारे साथ इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर लाइव है। आप दोनों का स्वागत है। असलम शेख जी, सबसे पहले मैं आपसे सवालों की शुरुआत करना चाहूंगी। कल मुंबई के बांद्रा में जो तस्वीरें देश भर ने देखी, देश ये जानना चाहता है कि इतने लोग कैसे जुट गए तब जबकि लॉकडाउन की घोषणा हुई और बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं महाराष्ट्र सरकार की भी तरफ से और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से भी कि इस लॉकडाउन का पालन करना है। देखिए, दिल्ली को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पहले से सारा प्रिकॉशन लिया हुआ था और मीडिया में काफी दिनों से चल भी रहा था कि महाराष्ट्र सरकार से लोगों ने सीख लेना चाहिए किस तरीके से लॉकडाउन का पालन होना चाहिए और किस तरीके से लॉकडाउन करना चाहिए। और कल जो घटना घटी, उस घटने के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारी मुंबई पुलिस ने उसके ऊपर एफआईआर दाखिल किया है और उसकी छानबीन चालू है। और आने वाले कुछ दिनों में या घंटों में आपको पता चलेगा कि इतनी बड़ी जो संख्या अचानक कैसे जमा हुई। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, अगर आप सारा फुटेज देखेंगे उसमें आपको ये भी दिखाई देगा कि उसमें से 99 टकों के पास ना सामान है, ना बैग है, ना ले जाने वाली कोई चीजें हैं। प्लस इनको यहाँ पे लाया किस तरीके से गया और कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। एक आधे प्रेस के माध्यम से सुबह एक न्यूज भी चलाई गई थी, उसकी भी जो है हम जांच कर रहे हैं। ये वही प्रेस है तो वहां पे आह्वान कर रहे थे लोगों को अपने अपने यहाँ जाने के लिए, जो कह रहे थे कि ये शायद किसी समाज के, किसी समुदाय के एक लोग। असलम शेख जी, एक बात बताइए, ये तस्वीरें अभी हम दिखा भी रहे हैं जब आपसे बातचीत हो रही है, 25,000 से 30,000 लोग। सर, प्रशासन उस वक्त कहाँ था? पुलिस कहाँ थी? ये तो वाजिब सवाल है। ये उठेंगे, ये लोग अचानक तो नहीं आ गए होंगे। जब ये आ रहे थे तो पूरा अमला जिनको इन लोगों पे नजर रखनी थी, इन्हें इकट्ठा नहीं होने देना था, वो अमला कहाँ था? देखिए, इसमें आपको बताना चाहूंगा कि बांद्रा पुलिस स्टेशन, बांद्रा का जो रेलवे स्टेशन है उसके बाजू में एक शास्त्री नगर है जो बहुत बड़ा स्लम है, जहाँ पे काफी तादाद में माइग्रेंट वर्कर रहते हैं। और सवाल ये उठ रहा था कि इतने माइग्रेंट वर्कर मुंबई में आए कैसे। मुंबई एक ऐसा शहर है जो देश भर के तमाम गरीब लोगों को जो है वो रोजी रोटी कमाने का मौका देता है। यहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी है और इसीलिए सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स यहाँ पर हैं। तो शास्त्री नगर में इस तरीके की जब हवा चली कि भाई जो है ट्रेनें शुरू होने वाली है, तो कई लोग अपने घर से निकल के और मेन रोड नहीं पकड़ते हुए जहां तहां गली से वहां पे पहुंचे। आप देखिए कि अगर ये
किस तरीके से विद इन 15 मिनट के अंदर जब पुलिस एक्शन में आई तो सारा का सारा जो है वहां से पब्लिक, वहां से जो माइग्रेंट वर्कर आए थे वो असलम निकल शेख गए। साहब, पुलिस के एक्शन में आने से पहले तो मीडिया ने ये तस्वीरें दिखा दी थी सर, और आप बहुत बेहतर जानते हैं, आप तो पालक मंत्री हैं महाराष्ट्र के, आपको मालूम है कि एक शख्स भी, भगवान ना करे, अगर उसमें इन्फेक्शन हुआ तो वो 406 लोगों को संक्रमित करने की ताकत रखता है। और मुंबई का, वो इलाके की हम बात कर रहे हैं जो दिल है मुंबई का, ये कैसे हुआ ये समझ से परे। असलम शेख जी, आपने अपनी बात रखी, आप महाराष्ट्र सरकार में पालक मंत्री हैं, आपकी बात पर विनय सहस्त्रबुद्धे जी के पास मैं आना चाहूंगी। विनय जी, मैं क्या कहूं, इस वक्त मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, ये मेरे सवाल नहीं है, देश भर के सवाल है। मुख्यमंत्री के आवास से 10 मिनट की दूरी पे जो इलाका है, वहां इतने सारे लोग कैसे जुटे, कहां थी हमारी सरकार? देखिए, ये सवाल केवल मीडिया के मित्र नहीं पूछ रहे हैं, ये सारी पूरे महाराष्ट्र की जनता ये सवाल पूछ रही है, क्योंकि जनता को लगता है कि इस महाविकास आघाड़ी के नाम पर जो भी चल रहा है, हम इसके अंदर बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और अगर इस तरीके से हमारे जो प्रवासी लेबरर है, श्रमिक है, वो अगर घर जाना चाहते हैं तो उनको आवश्यक सुविधा जो वहां मुहैया करानी चाहिए थी, राशन है, बाकी सारी चीजें है, वो क्यों नहीं की गई? और जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी के निवास से इतना निकट है, समझ में कैसे नहीं आया? और इसलिए क्या पुलिस के ऊपर किसी राजनीतिक दल का दबाव था? इसकी भी तहकीकात करनी चाहिए। मेरी जानकारी है कि इनकी सरकार में बैठे हुए एक मंत्री की बिटिया स्पेन से आई है 10 मार्च के बाद, और उनको क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया था, वो किया नहीं, जिसके चलते उन मंत्री महोदय को भी अभी कोरोना की त्रासदी का तकलीफ हो रहा है। तो इस तरीके का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अगर मंत्रिमंडल में बैठे लोग और सरकार में, सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जनता किसकी ओर देखेगी? और जी, मैं एक बार आपसे फिर जानना चाहूंगी, क्योंकि ये बड़ा आरोप है और क्योंकि हमारे साथ महाराष्ट्र के पालक मंत्री है, तो असलम जी इसका जवाब देंगे। लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार यानी उद्धव ठाकरे की सरकार में जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के भीतर बैठे नेताओं की शह पर यह भीड़ जमा हुई, क्या आप ये कह रहे हैं? मुझे पता नहीं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सवाल है कि पुलिस ने अगर इनको जमा होने में अगर अनुकूलता दिखाई तो क्या पुलिस के ऊपर किसका दबाव था? ठीक है, तो जवाब दीजिए असलम जी इसका। असलम शेख जी, क्या पुलिस पर कोई दबाव था जिसके चलते ये भीड़ भाड़ जमा हो गई और पुलिस देखती रही? सांसद महोदय से ये पूछना चाहूंगा, अगर उनके पास मोबाइल है तो तुरंत अपने मोबाइल से गृह मंत्री अमित शाह जी को फोन लगाइए और पूछिए कि एक हफ्ता पहले माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी ने उनसे बात की थी, उनसे कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर और मुंबई के अंदर जितने माइग्रेंट वर्कर हैं इन्हें हम भेजना चाहते हैं और हमारी तरफ से पूरी तैयारी, हम इनको अपने ट्रेन के माध्यम से या बसों के माध्यम से बॉर्डर तक भेजेंगे और वहां के आने वाले के जो स्टेट है उन स्टेट के बाकी लोगों से बात करिए और वहां के कलेक्टर से बात करके उनको एक्सेप्ट करने का काम करिए। उस वक्त ये जवाब दिया गया था कि अभी आप रुकिए, 14 तारीख के वक्त जो है इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने जो लॉकडाउन की घोषणा की उनका हम समर्थन करते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली ये भी देखना चाहिए था कि लॉकडाउन करने से पहले बाकी की चीजें भी लोगों तक पहुंच पाएंगी नहीं, रेशन पहुंच पाएगा कि नहीं। और जो ये तो आरोप लगा रहे हैं 30 तारीख तक लॉकडाउन पहले घोषणा किया था। सांसद जी आपने बोला, मैं बीच में नहीं बोला, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बड़े शांतता से मेरी बातें सुनिए। और जो सूरत के अंदर हुआ, जहां पे माननीय जो प्रधानमंत्री हो पहले मुख्यमंत्री हो चुके, यहाँ जब इतने सारे लोग जमा हुए थे तब उस वक्त उनको समझ में नहीं आया था। उसके अलावा जब डोनाल्ड ट्रंप जी आए थे, उसके लिए उससे 1 महीना पहले जो है कोरोना जो है इस देश में आ चुका था, 1 लाख लोगों को जमा करने का काम किया था। सांसद जी कभी अपने प्रधानमंत्री से भी पूछ लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री से भी पूछ लिए कि जब कोरोना जैसा वायरस आया तो अपने लाखों लोगों को वो ट्रंप के लिए जमा किया, वो कहां तक ठीक था? वो फेलियर नहीं था, वो तो आपने लोगों को बुलाया। ये तो पुलिस प्रशासन का कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है। जवाब देना चाहेंगे विनय जी, जवाब देना चाहेंगे जो बात असलम शेख कह रहे हैं? देखिए, ये बात वो फरवरी महीने की कर रहे हैं जब महाराष्ट्र का विधानमंडल भी जारी था, सब लोग अपने अपने कामों में थे, तो उसका और इसका कोई संबंध नहीं है। सवाल ये है पर वो गुजरात की भी बात कर रहे हैं और विनय सहस्त्रबुद्धे जी, मुंबई के अलावा कल गुजरात से भी तस्वीरें हमने देखी सर, कल गुजरात में भी कई मजदूर हमें सड़कों पर दिखाई दिए थे, तो शायद असलम शेख उसका भी जिक्र कर रहे हैं कि अगर मुंबई की बात कर रहे हैं तो फिर गुजरात की भी बात करें। देखिए, गुजरात की बात और ऐसा ये कोई वनअपमनशिप का या कोई ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने का विषय नहीं है। मुंबई की बात करें, मुंबई के बारे में जवाब दे, सब चर्चा मुंबई की चल रही है, कोरोना से लड़ रही है और आप जो है भी जो हिंदू मुसलमान और दुनिया भर की बातें पब्लिक कैसे जमा हुई। मैं पूछना चाहूंगा कि
यहाँ पे टेस्टिंग किट क्यों कम बन रही है? कहाँ पे राज्यों में टेस्टिंग किट केंद्र सरकार से क्यों नहीं पहुंच पा रही है? केंद्र सरकार इतनी कम मात्रा में सारे राज्यों में क्यों ये दे पा रही है? क्यों नहीं वहां से किट जो नर्सिस और डॉक्टर्स के लिए पूरे राज्य के अंदर पहुंच पा रही है? ये सारी बातें निकलेंगी, ये सब ठीक बातें नहीं। असलम शेख साहब, बहुत सारे सबको सवाल आप मिलके पूछ रहे हैं, जरा क्लियर कीजिए सर। इस वक्त महाराष्ट्र की जनता आपको देख रही है, आप बहुत ही जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि टेस्टिंग किट्स की कमी है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र सरकार गुजारिश कर रही है मोदी सरकार से और नहीं मिल रही है टेस्टिंग किट। क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं सर? स्पष्ट कीजिए। सुनिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुंबई शहर और महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले लॉकडाउन करने का काम देश में हुआ, जिसको देख के आगे जो है प्रधानमंत्री ने सही निर्णय लिया और देश में उन्होंने लॉकडाउन किया। लेकिन जिस तरीके से एग्रेसिव तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के पीछे पड़कर और केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर जो है इतनी ज्यादा टेस्टिंग दी, उसके लिए मैं नहीं बोलता, फिर भी टेस्टिंग जो है कमी पड़ रही है। आज आप देखिए कि सबसे बड़ा जो है स्लम इस एशिया का इस मुंबई शहर में, मुंबई शहर एक ऐसा शहर है जो पूरे देश के अंदर इस तरीके की बस्तियां कहीं पे भी नहीं है, और इतनी बड़ी संख्या के होने के बाद भी आज महाराष्ट्र के अंदर जो है सारी जगहों पे जांच की जा रही है, सारी जगहों को हॉटस्पॉट किया जा रहा है। वहां पे शेख जी, अगर जांच की जा रही है तो इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे जुट गए? असलम जी, आप जानते हैं धारावी की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं धारावी में, संकरी गलियों पर नजर रखने के लिए वहां ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। और यहाँ बांद्रा टर्मिनस जो इतना खुला इलाका है, जो मुख्यमंत्री आवास से 1 किलोमीटर की भी दूरी पर नहीं है, वहां पर ड्रोन नहीं है, वहां कोई निगरानी नहीं है, वहां इतने सारे मजदूर भाई बहन इकट्ठा हो जाते हैं और प्रशासन देखता रह जाता है। फिर सर हम क्या करते हैं, 15 मिनट बाद उन पर लाठी चार्ज करते हैं। तो असलम जी, सवाल तो उठेंगे ना? सवाल उठेंगे, सवाल का जवाब भी देंगे। ड्रोन वहां पे, ड्रोन हम क्यों स्लम्स में लगा रहे हैं? ताकि जहां लोग हैं उनको नियंत्रण में रखा जाए, ताकि कुछ लोग बाहर नहीं आए। पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं कि हर राज्य की सरकारें लोगों को आह्वान कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो उसका पालन नहीं करते हैं। इसीलिए एक एक धारा लगा के हमने मुंबई शहर में 144 धारा लगाई, और ड्रोन हम किसी फोटोग्राफी के लिए नहीं लगा रहे। जो बांद्रा है, बांद्रा का जो टर्मिनस है, वहां पे पब्लिक नहीं होती, वहां पे जो है पुलिस की संख्या हमने लिमिटेड रखी हुई है, वहां पे ड्रोन उड़ाने की जरूरत नहीं है। जहां कहीं ड्रोन उड़ाने की जरूरत है, विनय जी बताइए, असलम जी कह रहे हैं हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है, बावजूद उसके अगर सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और अगर एक वादे की बात असलम शेख जी कर रहे हैं कि केंद्र ने वादा किया था कि प्रवासी मजदूरों को 14 के बाद भेजने का कोई इंतजाम किया जाएगा, अगर वो भी वादा पूरा नहीं होगा तो इस तरह की तस्वीरें दिख सकती हैं, फिर मुश्किल होता है भीड़ को कंट्रोल करना। ये महाराष्ट्र सरकार की, जैसे कि वो अभी दावा कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार की ये मांग थी जो किसी भी सरकार की होगी कि जब लॉकडाउन खुलेगा तब इनके जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। मांग की जरूरत ही नहीं, वो तो निश्चित रूप में होगा, मगर 14 के बाद भी लॉकडाउन चलेगा, इसका निर्णय केंद्र ने करने के भी पहले माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये निर्णय का ऐलान किया था। तो इसका मतलब है कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है, ये सबको पता था। ये इनको इकट्ठा करने वाले लोग हैं उनको भी पता था, बावजूद इसके इनको कैसे इकट्ठा होने दिया। और मैं कोई राजनीतिक दृष्टि से इसको नहीं देख रहा हूँ, ये जो लोग इकट्ठा किए गए उनकी सेहत की चिंता हमारे मन में ज्यादा है, इनको मतलब संभालने वाले जो पुलिसकर्मी है उनके सेहत की चिंता हमारे अंदर ज्यादा है, और इसलिए इसको मानवता के भूमिका से हम अगर कोई तड़प हमारे दिल में है तो वो उसके कारण है। सवाल ये राजनीति, इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे कह रहे हैं वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो सवाल पूछ रहे हैं ना कि जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद 30 अप्रैल तक प्रधानमंत्री के कहने से पहले अपने राज्य में कहा कि 30 अप्रैल तक हम लॉकडाउन रखेंगे, आप लोगों ने ये फैसला लिया, तो फिर आप लोगों को तो तैयार रहना चाहिए था। कोई माइग्रेंट वर्कर जा ही नहीं सकता था वहां से बाहर, फिर ये भीड़ कैसे इकट्ठा हुई? और अब इन सब लोगों के स्वास्थ्य का क्या? ये लोग तो इकट्ठा हो गए वहां पर। ऐसा है मैडम कि आज इस देश की परिस्थिति ऐसी है, कई ऐसे अनाथालय है, कई ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे पूरे देश के अंदर लोग एक कमरे में या एक हॉल में कई संख्या में रह रहे हैं, जिसके ऊपर हर राज्य सरकार जो नियंत्रण करने का काम कर रही है। ये जो आज पेंडेमिक आया है, जिसकी आप अगर देखें तो फिर भी हम कहेंगे कि महाराष्ट्र और हमारा देश जो है फिर भी बहुत अच्छे तरीके से इस पे काम कर रहा है। अमेरिका जैसे लोगों देश के अंदर लोग गार्डन के अंदर बैठे हुए, अमेरिका जैसे देश के अंदर जो दुनिया का सबसे सुपर पावर है, उसके पास जो है आज दवाइयां नहीं है, हमसे मांग रहा है। आप यूरोप की हालत देखिए, आप इनसे अगर हमारी तुलना करें पूरे सम्मान के साथ, असलम जी पूरे सम्मान के साथ, आप मुंबई, आप महाराष्ट्र के पालक मंत्री हैं, पूरी बात रखिएगा आप अपनी, पर देखिए
आप खुद अगर इस बात को दोबारा सुनेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। हम अमेरिका यूरोप की बात क्यों करें, हम तो अपने देशवासियों की बात करेंगे। और वो जो इतनी संख्या में वहां पे मजदूर जुटे हैं वो हमारे अपने भाई बहन हैं, उनको कोई दोष नहीं देगा। सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। कोरोना तो भेदभाव नहीं करता ना असलम शेख जी, ना वो नेहा पंत को देखेगा, ना वो विनय सहस्त्रबुद्धे जी को देखेगा, ना वो असलम शेख जी को देखेगा। कोरोना तो किसी में भेदभाव नहीं करता, गरीब अमीर सब बराबर हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जुट जाए और उस पर आप कहें कि यूरोप और अमेरिका को देखें, कैसे देखें सर? हम तो अपनी मुंबई को देखेंगे ना, अपने महाराष्ट्र को देखेंगे ना, जो देश का हिस्सा है और जहां आप लोगों की सरकार है, जहां के पालक मंत्री हैं आप असलम शेख जी, पालक मंत्री। मैंने ये कहा कि पूरे जग की हालत क्या है उस पर नजर डालने की जरूरत है, और उस हिसाब से आप मुंबई शहर की जो जनसंख्या इस एशिया की सबसे बड़ी है, उसको हमने 2.25 करोड़ लोगों की संख्या के बीच में 2000 लोगों को ही अभी तक का जो है इसके अंदर टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। उसके अंदर भी जो है 90% लोग जो है वो ठीक होके जाने के लिए स्थिति में होंगे। सिर्फ 50 एक ऐसे पेशेंट है जो क्रिटिकल है। इसके ऊपर फोकस आप देखिए कि किस तरीके से राज्य सरकार जो है कितनी बारीकी से काम करती है। जी, ये जो इस बात में कोई शक नहीं है कि अदृश्य बीमारी है, सारी राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। और मैं बार बार उस गलती की तरफ ध्यान दे रही हूँ क्योंकि आप बाकी राज्य परेशान है सर। जो कल महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो लोगों में क्या संदेश जा रहा है असलम जी, आप समझ रहे हैं? अगर ये भीड़ ना जुटती, अगर मुंबई से तस्वीरें ना आती, तो इस तरह का पैनिक नहीं क्रिएट होता। एक चाय वाला कोरोना पॉजिटिव निकला था असलम जी, आपको याद होगा, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के आसपास का जो पूरा इलाका था उसे सील किया गया था क्योंकि वो जरूरत वक्त की मांग थी। और यहाँ इतनी भीड़ जमा हो गई और हमारा प्रशासन और पुलिस कहाँ थे वो उस वक्त? ये सवाल तो उठाना पड़ेगा। बहुत प्रश्न आपने अच्छा पूछा। ये बताना चाहूंगा, जो क्राइटेरिया उद्धव जी ठाकरे जी के घर के पास था, वही क्राइटेरिया जो हमने स्लम के अंदर या बिल्डिंग के अंदर लगाया। अगर कहीं पे भी हमें 2 पेशेंट दिखे तो उस एरिया को हमने कंप्लीटली हॉटस्पॉट जोन डिक्लेयर किया और वहां पे कर्फ्यू लगाया, और कर्फ्यू लगा के उसी तरह का वहां पे जांच की जा रही जिस तरीके से उद्धव जी के घर के आसपास में जांच की गई। यानी जांच करने के अंदर भी कोई पैरामीटर जो है किसी प्रधानमंत्री का है, किसी गरीब का नहीं है, सबका जो एक ही पैरामीटर है। ये जो माइग्रेंट वर्कर जमा हुआ, इनको किसने उकसाया, कौन सा चैनल इसके अंदर है? ऐसे तो जो देश के चैनल है बहुत फाइंडिंग कर लेते हैं, लेकिन उनको इसकी भी देखने की जरूरत है कि कुछ चैनल ऐसे भी हैं आज देश के अंदर जो है कोरोना के खिलाफ लड़ना चाहिए, तो वो इस तरीके के मैसेज और इस तरीके के सोशल मीडिया में मैसेज फैलाने का काम कर रहे हैं, जो मुझे लगता नहीं कि दुनिया के किसी और मीडिया में होता होगा। और ये जो माइग्रेंट वर्कर जमा हुए, इसका मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये गलत हुआ है पुलिस की तरफ से, कहीं ना कहीं इसमें जो है नाकामी रही है। लेकिन ये जिसकी वजह से हुआ है, जिस किसी ने इसे षड्यंत्र रखने का काम किया है, उसके ऊपर डेफिनेटली पुलिस जो है कार्रवाई करेगी। विनय जी, इसका जवाब दीजिए। असलम शेख जी कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है और इसमें कहां से कैसे अफवाह उड़ी, इस पर हम पूरी कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम लोग मुस्तैद हैं। हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमको कम से कम पीठ तो थपथपाइए कि जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं उसके लिए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं इतने मानवता के विषय के ऊपर कोई राजनीति नहीं करना चाहता, मगर साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि पत्रकार मित्रों पर या किसी चैनल पर इसका ठीकरा फोड़ने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि चैनल के द्वारा ये जो न्यूज दी गई उसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की या क्या किया या कैसे किया या कौन सा सोर्स था, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, मीडिया को एक दूसरे के कब्जे में खड़ा करना तो बड़ा आसान है, कांग्रेस पार्टी ये लगातार करती रही है, मगर मैं मानता हूं कि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। पुलिस के ऊपर क्या किसी का दबाव था, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। ये जो एक शख्स है जिसने लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा, वो कौन से राजनीतिक दल से संबंधित था, इसकी भी तहकीकात। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस देश के लिए और हम सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, असलम शेख साहब, ये उम्मीद है आपसे कि आपकी सरकार महाराष्ट्र में सुनिश्चित करेगी कि फिर कहीं से भी आपके प्रदेश में कम से कम इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए और मुंबई में कल जो हुआ है उसके दोषी जल्द से जल्द पकड़े जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं जो कि गुजरात से आ रही है। गुजरात के जमालपुर से विधायक इमरान खेड़ावाला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद गांधीनगर में हड़कंप मच गया है। दरअसल डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा को मेडिकल जांच की सलाह दी है। इमरान खेड़ावाला ने विजय रूपाणी, नितिन पटेल और गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा से कल ही मुलाकात की थी।
खेड़ावाला ने राज्य के मुख्य सचिव अनिल मुकीम, स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि के अलावा कई पत्रकारों से भी मुलाकात की थी। इमरान खेड़ावाला के साथ रहे दरियापुर के कांग्रेस विधायक गयासुद्दीन दानी लिमडा के कांग्रेस विधायक शैलेश परमार ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। इसके साथ ही खेड़ावाला से बात करने वाले कई पत्रकारों को भी स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटीन की सलाह दी है। इमरान खेड़ावाला कल जिस नर्मदा हॉल में बैठे थे, वहां डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इमरान खेड़ावाला के संपर्क में आए 30 लोगों के सैंपल्स भी लिए जाएंगे। हमारे साथ इस खबर पर जनक दवे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जनक, बड़ी हैरान करती है खबर, विधायक साहब हैं, जिम्मेदार हैं और जानकारी तो ये मिल रही है कि कोरोना टेस्ट कराने के बाद ये मुख्यमंत्री से मिले हैं, उप मुख्यमंत्री से मिले, इतने सारे लोगों से मिले हैं, जब तक इनकी जांच रिपोर्ट भी नहीं आई थी। बिल्कुल नहीं, देखिए ये सबसे हैरानी की बात है और इसी को लेकर एक लिहाज से राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने पूरा इमरान खेड़ावाला की जो कार्यशैली थी उस पर बचपना करार दिया है कि जब आप जानते हैं कि आपको सर्दी जुकाम बुखार है और आपने अपना टेस्ट करवाया है और टेस्ट का रिजल्ट आना पेंडिंग है, बावजूद आप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री से मिलने जाते हैं, न कि केवल वहां उनसे मिलते हैं, लेकिन उसके बाद चीफ सेक्रेटरी हो चाहे डीजीपी हो, जो जिस हॉल से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहां जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के पत्रकार जो हैं वहां पर जाके आप उनसे बातचीत करते हैं। इतना गैर जिम्मेवार रवैया कैसे आपका हो सकता है? तो बीजेपी ने बहुत से सवाल उठाए हैं, यहाँ तक कि कुसेवा तक करार दिया है कि आप जब पॉजिटिव थे तो ये तो ठीक है, आप लोगों के बीच में भी रहे, कितने लोगों को आपने इन्फेक्ट किया होगा? तो ये बहुत सारे मामले जो बीजेपी सवाल हैं जो बीजेपी ने उठाए हैं। वही कांग्रेस ये कह रही कि अगर जनप्रतिनिधि हैं तो वो लोगों के बीच रहना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं गैर जिम्मेवार रवैया जरूर रहा इनका कि अगर उनको सर्दी जुकाम बुखार जैसी परिस्थिति थी, बावजूद वो गए, न कि केवल वो गए, साथ में उनके जो 2 विधायक अलग अलग कार में थे, वो तीनों एक ही कार में बैठ के गए। तो बाकी जो 2 विधायक हैं कांग्रेस मतलब सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के मास्क और जितने नियम कानून हैं, सबकी धज्जियां उड़ती हुई यहाँ पर नजर आई। हमारे संवाददाता जनक हमें जानकारी देते हुए कि गुजरात के विधायक इमरान खेड़ावाला के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक को अपनी जांच करवाने को कहा गया है। इस वक्त कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। खबर है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और पाकिस्तान सरकार उनका इलाज नहीं करवा रही है। इसका पर्दाफाश लाहौर से जैश के आतंकी की अपने परिवार वालों से हुई बातचीत में हुआ है। इस बातचीत में शाहिद ने आतंकी, जो कि एक आतंकी है, उसने खुद को बीमार भी बताया है। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कमर छ अबू बशर शाहिद साहब ठीक सेहत ठीक और मैं जू पन आज कर फोन सेहत ठीक शाहिद साहब अबू आज टाइम फोन कर आज आम फोन में टाइम कि आज आम फोन कर खबर गोबर पान का ठीक सेहत ठीक बाकी साथी सारी ठीक क्या दलील अबू वो ठीक है मैं पान ठीक है अलबत्ता मे सम 5-6 साथी बेमारी सह फैलियाम ये कोरोना वायरस बेमारी यह लारियाम तो वो कर ये ज्यादा पन ज्यादा कोशिश कि यम बेमार वाल नफर साथी सन कोशिश जल्दी जल्दी कर गोबरा वन मे यमो तुंद खतर कहें इंतजाम थोमुत अत वो ये खुदाए हाफिज ये कह इंतजाम न दवो कह इंतजाम न खेन चेन कह इंतजाम सिर्फ कर हम सिर्फ एहतियात अमनेशन यूत दिवान गोबरा वो मैं जूत वन यह मोज ते परेशानी हाल तम वोतन पे वदन ये पे खुदा सद वत मन गुम मैंने गोबरा वन क्या प्लान योर तरन क्या प्लान वो तुम गो परेशान कह अल्लाह ताला कर हम बहुत कर कोशिश कि ये कुन साल मे गस वथा लगन बह कर वो मेन तरफ कर सलाम वन सर ने मेन तरफ सलाम तो थो पे पानो ख्याल तो बे थो माज हूं ख्याल अद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नीतीश कुमार जुड़ गए हैं। नीतीश,
बड़ी अजीब सी स्थिति है पाकिस्तान में। लगातार खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की सरकार तो अपने डॉक्टर्स, नर्सेज और जो कोरोना से संक्रमित आम लोग हैं उन्हीं की मदद नहीं कर रही है, उन्हीं के काम नहीं आ रही है। और जिन आतंकियों को खड़ा किया पाकिस्तान ने, अब उन आतंकियों में भी कोरोना फैल रहा है। नीतीश जी बिल्कुल सही कहा नेहा। देखिए, ये जो कॉल है ये करीब 2 साल पहले पाकिस्तान गए जैश ए मोहम्मद के आतंकी शाहिद का ये कॉल है, जो अनंतनाग का रहने वाला है और वो अपने पिता से इस बारे में बात कर रहा है। वो खुद भी कह रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके साथ ही कई लोग जो हैं वो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। जाहिर तौर से वहां पर जो आतंकी हैं उन्हें बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जन्नत जाने का मौका है। अगर तुम खाना खाते हो या फिर जो है इलाज तुम्हारा करवाया जाता है तो ये अल्लाह के नियम के खिलाफ होगा और ये जन्नत जाने का मौका है, इसको गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए ना तो उन आतंकियों को दवाई दी जा रही है और ना ही उन्हें प्रॉपरली खाना दिया जा रहा है। और जब भी उनमें से कोई शिकायत करता है तो उसको आतंकियों को ये अल्लाह का हवाला दिया जाता है और उसके बाद उन्हें हथियार थमा दिया जाता है कि कश्मीर में जाओ और जिहाद करो। जाहिर तौर से पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है और जैसे मोहम्मद के कई कमांडर्स भी हैं, जो खबरें आ रही हैं खुफिया एजेंसियों के हवाले से, वो भी इन्फेक्टेड हैं, जो सीनियर कमांडर्स हैं। तो जाहिर तौर से आप बता रहे हैं इससे पाकिस्तान का मानसिक दिवालियापन नहीं तो और क्या कहा जाए। एक आतंकी की फोन कॉल से कोरोना वायरस किस तरह से आतंकियों में फैल रहा है इसका खुलासा हुआ है। उधर पूर्वी दिल्ली को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाले ITO ब्रिज पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक दिन पहले मुंबई के बांद्रा में घर लौटने की मांग करते हुए रेलवे स्टेशन के बाहर भारी भीड़ जुट गई थी। मुंबई जैसे हालात अब देश की राजधानी दिल्ली में ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। पूर्वी दिल्ली से नई दिल्ली की ओर जाने वाली हर गाड़ी की कड़ी तलाशी की जा रही है। इसकी वजह से ITO ब्रिज पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है। महाराष्ट्र में पालघर के पास एक गांव में अनाज बांटने पहुंचे लोगों पर गांव वालों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इलाके में चोर होने की अफवाह फैलने की वजह से लोगों ने अनाज बांटकर लौट रहे लोगों पर हमला कर दिया और घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस वाले बीच बचाव के लिए पहुंचे तो लोगों ने उन पर भी पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। बताया गया कि इलाके में पिछले कुछ दिनों से रात में चोरों के घूमने की अफवाह फैली हुई है और अनाज बांटने पहुंचे लोग भी इस अफवाह की चपेट में आ गए। केरल की तिरुवनंतपुरम में 24 महिला डॉक्टरों का दीप जलाकर डांस करने का वीडियो सामने आया है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही ये उन महिला डॉक्टरों के ड्यूटी के बाद एक भजन पर डांस करने का वीडियो है। इस दौरान इन्होंने देश को एकता का संदेश भी दिया। इस वीडियो में कुछ डॉक्टर घर के लॉन में, कुछ छत पर तो कुछ घर के अंदर ही डांस कर रही हैं। डांस के साथ साथ दीप भी जलाया जा रहा है और भजन भी बज रहा है। कई महिला डॉक्टर भगवान नटराज की प्रतिमा के आगे दीप जलाती भी देखी जा सकती हैं। आज प्रदेश के अंदर प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कि हमारे सिविल पुलिस और PSC के जवानों ने कोरोना वायरस के खिलाफ जो एक लड़ाई देश की चल रही है, इसमें जिस प्रतिबद्धता के साथ अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और कर रहे हैं वो अत्यंत सराहनीय है। न केवल सुरक्षा के मोर्चे पर, अभी तो तबलीगी जमात से जुड़ी हुई समस्या आई थी, तब भी एक हाई रिस्क जोन था, वहाँ पर भी इन लोगों ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया। जब अचानक दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों से बड़ी मात्रा में पलायन शुरू हुआ उत्तर प्रदेश की ओर, उस समय भी वहाँ पर उन लोगों की सेवा के साथ साथ उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की शासन की योजना के तहत कार्य करने के साथ ही 21 दिनों के प्रारंभिक लॉकडाउन के कार्यक्रम के दौरान PRB 112 के माध्यम से प्रत्येक ज़रूरतमंद तक भोजन और अन्य सहायता उपलब्ध कराने का जो कार्य किया गया था, उसने एक नई छवि पुलिस की स्थापित की है, बनाई है। और एक तरफ सुरक्षा और पब्लिक फ्रेंडली पुलिस के रूप में जो कार्य यूपी पुलिस के द्वारा किया गया है, यह तो एक उदाहरण है ही,
साथ साथ अपने स्वयं के वेतन में से धनराशि इकट्ठा करके 20 करोड़ की राशि आज उत्तर प्रदेश के कोविड केयर फंड में, जिससे यहाँ पर हेल्थ की सुविधाओं को हम बेहतर कर सकें, इसके लिए आज प्रदान किया है। मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, पुलिस के सभी अधिकारियों, सभी कर्मियों को इसके लिए हृदय से प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिस प्रतिबद्धता के साथ वे लोग कार्य कर रहे हैं, जनता की सुरक्षा और उनकी सेवा में पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं, ये निश्चित ही अन्यों के लिए प्रेरणा बनेगा। मैं अपनी ओर से पुलिस फोर्स के सभी जवानों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात से जुड़े सदस्यों को लेकर कोरोना के काल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने काम किया वो काफ़ी सराहनीय है। यूपी पुलिस की एक नई छवि बनी है। यूपी पुलिस ने जिस तरह से अपने फंड से सीएम केयर फंड में जिस तरह से योगदान किया कोरोना को लेकर के, वो भी अपने आप में काफ़ी सराहनीय है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 20 करोड़ का चेक दिया है मदद के लिए और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस कदम की भी तारीफ की। लॉकडाउन की वजह से जानवरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों के घर में कैद होने की वजह से जानवरों को भी खाना नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में पुष्कर पुलिस ने भूखे बंदरों को फल खिलाए। पुलिस की गाड़ी के पास बंदरों का एक झुंड इकट्ठा हो गया, जिससे पुलिस कर्मियों ने केले और दूसरे फल खिलाए। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, जिसके चलते लोगों की आजीविका रुक चुकी है। लेकिन इन बेजुबान जानवरों की भी आजीविका को संवारने के लिए पुलिस के जो कर्मी हैं वो पूरी तरीके से अपनी भूमिका है निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं केले, फल, फ्रूट, सब्जियां और चने जैसी खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। आजकल जब भी पुलिस की गाड़ी इधर आती है तो सारे बंदर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस की गाड़ी को देखकर आमतौर पर लोग डरते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके का माहौल है उसमें पूरी तरीके से पुलिस की गाड़ी को देखकर ये बंदर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके चलते इनको विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री रोज कुछ न कुछ मिलती है। पुलिस कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी निभा रही है, तो साथ ही साथ ये कोरोना के योद्धा जो है इन बेजुबान जानवरों को भी कुछ न कुछ खिलाकर अपना धर्म निभा रहे हैं। अनिल शर्मा, न्यूज़ 18, पुष्कर। लॉकडाउन ने लीची किसानों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। लीची पूरी तरह तैयार होने में महज 1 महीने का वक्त बचा है, लेकिन इसकी पैकेजिंग का अब तक कोई इंतजाम नहीं हो सका है। लीची को दूसरे शहरों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर लकड़ी के बक्सों का इस्तेमाल होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सारा काम ठप है और अब तक इन लकड़ी के बक्सों को बनाने का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। ऐसे में तैयार लीची को दूसरे शहरों और मार्केट में भेजना मुश्किल होगा, जिससे साफ तौर पर लीची व्यापार पर भी बुरा असर पड़ना तय है। अभी लगभग लीची तैयार होने में हम लोगों के 1.5 महीने का समय है और इसमें हम लोगों को उम्मीद है कि तब तक लॉकडाउन की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हम लोग उन सभी लोगों के साथ बैठक करके एक एक्शन प्लान तैयार करके रखेंगे, ताकि हमारे लीची उत्पादक या लीची किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। लीची का जो पेटी है अगले साल जो हर साल के भांति जो होते हैं ना, जो लीची टूटी मई में 2-4-5 मई से स्टार्टिंग हो जाते हैं, उस लीची की पेटी हम लोग को 1.5 महीना पहले मैंने मार्च 2-5 मार्च से मिल में हम लोग ऑर्डर सप्लाई करते हैं हर व्यापारियों के, दिल्ली से लेकर हर प्रांत में जाने के लिए, ताकि वो हर प्रांत में लीची की पेटी जाए, किसान का और व्यापारी जो जुटे हुए हैं उसमें लगे रहे। उसके लिए हम लोग जिला प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात जाए कि यहाँ के किसान के लीची के लिए भी ज़्यादा रहे। एक बक्सा भी अभी आराम मशीन नहीं खोलने का आदेश दिया गया है। एक बक्सा लीची का नहीं बना, जो लाखों बक्सा लीची और आम में लगता है मेरा किसानों का। और आप जानते हैं कि लीची का 10,000 करोड़ का इसका हम लोगों का इकोनॉमी इस पर डिपेंड करता है, लीची पर अर्थव्यवस्था का। उत्तर बिहार में खास करके चीनी मिल बंद होने के बाद हम लोग लीची पर आम पर डाइवर्ट हुए। और लीची का पूरे हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में मुजफ्फरपुर का नाम है। राजस्थान के कोटा में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों की मेहनत रंग लाने लगी है। कोटा के कोरोना स्पेशल अस्पताल में भर्ती 63 मरीजों में से 27 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है,
जबकि 11 मरीजों की जांच रिपोर्ट दूसरी बार नेगेटिव आई है। इस अस्पताल में कोटा और झालावाड़ के 63 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोटा में अब तक 1100 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए गए हैं और भीलवाड़ा मॉडल की तर्ज पर लोगों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों और नर्सों की इस लगन की वजह का सीधा असर लोगों पर दिखने लगा है और कोरोना पर काबू पाने में शुरुआती सफलता मिलनी शुरू हो गई है। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने सड़क पर रंगोली बनाकर लोगों को लॉकडाउन के दौरान घरों में ही रहने की अपील की। कैथूनी पुल इलाके में पुलिस ने थाने के सामने रंगोली बनाकर सभी को घरों में ही सुरक्षित रहने की सलाह दी। उधर कोटा के ही दादाबाड़ी इलाके में पुलिस ने सड़क पर कुछ संदेश भी लिखवाए। इन संदेशों में चेतावनी भरे शब्दों में लिखा गया है कि पहुंच गई गिनती हजारों में, इसे लाख मत होने दो, रुक जाओ अपने घरों में, इसे राख मत होने दो। कोटा पुलिस जिले में फैलते कोरोना को रोकने के लिए हर तरह के उपाय अपना रही है और इन्हीं में से एक है सड़कों पर संदेश लिखकर लोगों को जागरूक करना, जिसके तहत पुलिस शहर के कई इलाकों में लोगों को कोरोना से बचने के लिए घरों में ही रहने की नसीहत दे रही है। एक पेंटिंग करके सड़क पर हमने थाना इलाके में 5 जगह पर पेंटिंग, मुख्य चौराहा 5 जगह पेंटिंग कराई है, जिससे लोगों में संदेश जाए कि उनको घरों के अंदर ही रहना है। कोई विशेष ही कार्य है, आवश्यक, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो परमिशन लेकर के निकल सकते हैं। मैं यही आह्वान करता हूं कि सब लोग घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। कुछ दिनों के बाद लगभग 14, 15, 20 दिन तक अगर अपन लगातार घरों के अंदर रहते हैं तो निश्चित रूप से हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने देर रात लक्ष्मी नगर इलाके में जेल से परोल पर छूटे 5 लोगों को रोक लिया। लॉकडाउन के दौरान इन कैदियों को कल शाम जेल से रिहा किया गया था। ये सभी लोग दिल्ली की मंडोली जेल में कैद थे और परोल पर रिहा होने के बाद पैदल ही अपने घरों की तरफ जा रहे थे। ये लोग लगभग आधी रात के बाद लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें रोककर कागजात की जांच शुरू कर दी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि ये लोग 45 दिन के लिए परोल पर छोड़े गए हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत देकर छोड़ दिया। सर, हम मंडोली जेल से आ रहे हैं। हमें 9, साढ़े 9 के बीच में करीब छोड़ा गया है। हमें शक के थ्रो पे पकड़ा गया है यहाँ पे। बाकी हमारे पास मोड़ वोड़ सब लगी पड़ी है। हम जहाँ से वहीं से जेल से पैदल आ रहे हैं, हर जगह पे चेक करवाते हुए आ रहे हैं हम। अलग रहना, सर हम दूर होके आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस ने छापेमारी में कच्ची शराब बनाने की भट्टियों का भंडाफोड़ किया है। आबकारी विभाग को देवरिया के पत्थरदेवा इलाके में कच्ची शराब बनाने वाली भट्टियों की खबर मिली थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने छापेमारी की और 3-4 भट्टियों के साथ शराब बनाने वाले बर्तनों को बरामद किया। पुलिस ने बर्तनों में छेद कर उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया और जमीन में दबाकर रखी गई कई लीटर कच्ची शराब को नष्ट कर दिया। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। बघौजघाट थाने के अंतर्गत ग्राम नोनियापट्टी पकहा में और एक वहाँ मस्जिदिया ईंट भट्टे पे और मस्जिदिये में मुसहर टोला है, 2 टोले पे है, वहाँ भी दबिश की कार्रवाई किए हैं, जिसमें लगभग 40 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामदगी हुई है और लगभग 3500 केजी लहन बरामद हुआ है और ईंट मतलब जो शराब बनाने की भट्टियों को भी नष्ट किया गया है। काफ़ी भट्टियाँ थी, 3-4 भट्टियाँ सभी जगह मिला के नष्ट करके और एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लॉकडाउन के बीच दिन रात लोगों की सेवा में जुटे पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, डॉक्टर और नगर निगम कर्मचारियों को तिलक लगाकर उनका सम्मान किया गया। यहाँ लड़कियों ने रक्षाबंधन की रस्म की तरह सभी काम करने वालों को तिलक लगाकर उनका आभार जताया। को तिलक किया क्योंकि जो हमारे लिए वो कोरोना वायरस के लिए जंग लड़ रहे हैं और अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ पर खड़े हुए हमारी रक्षा के लिए, तो आज हमने उनका तिलक किया। उनको हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर गली गली में घूम रहे हैं और सभी से निवेदन है कि कृपया अपने घर में ही रहे, बाहर ना निकलें। उत्तराखंड के नैनीताल में लॉकडाउन की वजह से खाली पड़ी सड़कों के किनारे अब तेंदुए नजर आने लगे हैं।
कुछ लोगों ने सड़क से गुजरने के दौरान अपने मोबाइल के कैमरे में तेंदुए की तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली। हालांकि बताया जा रहा है कि बाइक सवार एक आदमी पर तेंदुए हमला भी कर चुके हैं। लिहाजा जंगल के बीच से गुजर रही सड़कों पर चलते हुए लोगों को सावधानी बरतनी जरूरी है। राजस्थान के चूरू में एक हॉटस्पॉट की जांच में स्वास्थ्य विभाग जुट गया है। इस हॉटस्पॉट के 3 किलोमीटर के इलाके में स्वास्थ्य विभाग की 96 टीमों ने घर घर जाकर सर्वे किया और करीब 42,900 लोगों के घर जाकर उनसे सवाल जवाब किए। उस इलाके में मस्जिद के पास एक ही परिवार के 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्दी जुकाम से पीड़ित लोगों की जानकारी जुटा रही है। जो हमारा कंटेनमेंट जोन है उसको पहले हमने 96 टीमों के लिए उनको टास्क दिया है कि वो आने वाले 2 या 3 दिन में इस एरिया में सबसे पहले अपना सर्वे पूरा कर लें। उसके बाद हम इस जो हमारा सर्वे है इसको 5 किलोमीटर तक की परिधि में ले जाकर पूरे शहर का हम सर्वे करवाएंगे। बिहार के भागलपुर में अब लोग भागलपुरी सिल्क और खादी के मास्क पहने नजर आएंगे। इसके लिए बिहार सरकार ने रेशम बुनकर से जुड़ी एक संस्था को 50,000 मास्क बनाने का आदेश दिया है। दावा किया जा रहा है कि साधारण मास्क की तुलना में सिल्क और खादी के मास्क वायरस को रोकने में ज्यादा कारगर साबित होते हैं। इन मास्क को कुल 40 बुनकर बना रहे हैं जो अलग अलग मकानों में इनका निर्माण कर रहे हैं। वहीं संस्था ने आम लोगों को ये मास्क सिर्फ 15 रुपए में बेचने की योजना बना ली है। खादी का एक मास्क बनाया है और वो मास्क इतनी अच्छी है और इतनी टिकाऊ है चूँकि खादी शुद्ध कपड़ा होता है और वो मास्क सिर्फ 15 रुपये में हम तैयार करके दे रहे हैं। उद्योग विभाग को भी देना है और जनरल जो मान लीजिए हॉस्पिटल में ज़रूरत हो या और लोगों को ज़रूरत हो, हमने बिना कोई लाभ के संस्था को बिना कोई लाभ के ये रेशम बुनकर खादी ग्राम उद्योग संघ के माध्यम से बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सिवनी में सड़क पर पेंटिंग के जरिए लोगों को कोरोना के लिए जागरूक किया जा रहा है। सिवनी कलाकार संघ ने शहर के सभी बड़े चौक चौराहों पर पेंटिंग कर लोगों से घर में रहने की अपील की और साथ ही सड़क पर लिखे संदेश के माध्यम से कोरोना से बचाव के तरीके भी बताए। उत्तर प्रदेश के महोबा में लॉकडाउन के दौरान काम में जुटे पुलिस कर्मियों का लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। महोबा के एक इलाके में लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए निकली पुलिस की टीम को फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। काम पर निकली पुलिस टीम ने इस दौरान मार्च निकाला, जबकि लोगों ने फूल बरसाए और तालियां बजाते हुए उनका स्वागत किया, आभार जताया। नरसिंहपुर में कोरोना से लड़ने में आयुर्वेद की अहमियत को समझते हुए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने लोगों के लिए काढ़ा बनाने में काम किया है। इनका दावा है कि ये काढ़ा इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर अब तक हजारों लीटर काढ़ा बना चुके हैं और लोगों को ये मुफ्त में बांट भी रहे हैं। तो मैंने इसमें 9 औषधियों का समावेश किया है। इसमें मुख्य अमृता है जिसको ग्लोय बोलते हैं चालू अपनी भाषा में, दूसरा बेल की छाल है, तीसरा नीम की छाल है, चौथा बहेड़ा है, 5वां इसमें अपना मल्यागिरी चंदन का पाउडर है, 6वां इसमें रक्त चंदन है, 7वां अगरू है, अगर जिसको बोलते हैं वो भी चंदन की परिभाषा में आता है, और गटेरन की इसके ऊपर की कोपल है और बहेड़ा है। छत्तीसगढ़ के बालोद में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों को इन दिनों यमराज के भेष में लोग घूमते दिखाई दे रहे हैं, जो लोगों को अपने अंदाज में लॉकडाउन नहीं तोड़ने और कोरोना से बचने की सावधानी बरतने के लिए जागरूक कर रहे हैं। ये लोग खुद को यमदूत बता रहे हैं और घर से बाहर निकलने वालों को रस्सी से बांधकर उन्हें कोरोना की वजह से यमराज का डर बताकर लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटे हुए हैं। तो तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बालोद की, जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उनको ये लोग यमराज की वेशभूषा में कोरोना के खिलाफ सतर्क कर रहे हैं, और जो तब भी नहीं मान रहे उन्हें रस्सियों से बांधकर नियमों का पालन करने का हवाला दे रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के बालोद में लॉकडाउन के बीच लोगों की भीड़ दिखाई दी। ये भीड़ ग्रामीण बैंकों के बाहर दिखाई दी, जहां बड़ी संख्या में लोग पैसे निकालने पहुंच गए। इस दौरान ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और ना ही लोगों ने मास्क लगाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों के खाते में सरकार की तरफ से पैसे डालने की सूचना मिलते ही लोग बैंक पहुंचे और वहां भीड़ जुट गई। इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद नजर नहीं आई। तो बालोद में बैंक के बाहर किस तरह से भीड़ जुटी है आप देख सकते हैं। महिलाओं की जो कतार है, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं। दरअसल सरकार द्वारा जो पैसे गरीबों के बैंक में जमा कराए गए हैं उनको निकालने गरीब पहुंचे थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोग तो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। पुलिस भी यहाँ पर कहीं तैनात नहीं दिखाई दी। छत्तीसगढ़ के बालोद की ये तस्वीरें।